नमस्कार। अचलन का खास पेशकश बिग फाइट देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों का अब पूरा फोकस जनता को साधने पर है। बात अगर टिहरी सीट की करें तो इस सीट पर कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला और बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह आमने सामने हैं। इस सीट पर किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अहम मुद्दे क्या हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का संविधान बहुत पुख्ता तरीके से बना है और ये संविधान धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है। इसका प्रीलिम कहता है कि इंडिया और भारत, जिसको कि अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव आ चुका है, संसद में इसको संसद में ही एक आधार है कि जो किसी भी संशोधन को जो है संसद में लिया जाता है, राज्यसभा और संसद में, लोकसभा के अंदर। तो आप ये सोचिए 400 पार का नारा देने की क्या जरूरत पड़ रही, और कैसे उनको पता है कि हमको 400 पार हो जाएंगे? बताए, या तो सारा ईवीएम का होगा या सरकार कई लोगों को प्रलोभन देकर जो है अपने ओर मिला रही, जान रही है अगर भाई 400 के पार हो तो तुम्हें किसी विधायक को ले जाने की जरूरत क्या है, किसी कार्यकर्ता को ले जाने की जरूरत क्या है? घबराहट है। परिवर्तन होने वाला है और पहला परिवर्तन टिहरी की जनता लोकसभा की क्षेत्र की जनता करेगी और ये पूरे देश में फैलेगा ये परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन होगा। केंद्र में जो है अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार सरकार बनेगी। ऐसी सरकार नहीं कि मैं मन की बात तो कर सकता हूँ, किसी की बात सुन नहीं सकता हूँ। टिहरी मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूँ कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी के साथ खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पूरी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। टिहरी जनता के लिए जवाबदार सरकार बनेगी। आप मुझको अगर टिहरी लोकसभा की क्षेत्र की जनता अगर मुझ जैसे कारिंदे को जो है, कार्यकर्ता को जो है सांसद बनाकर भेजती है, तो मैं संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी आपके उन तमाम मुद्दों को गुंजायमान कराऊंगा और निर्णय। तो जैसा कि हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाया कि टिहरी पर इस वक्त जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, टिहरी का महत्व क्या है। यहाँ कैंपटी फॉल भी आता है, यहाँ बूढ़ा केदार भी आता है और देवप्रयाग भी आता है। इसी को लेकर आज हमारा जो खास फोकस रहेगा बिग फाइट में वो टिहरी लोकसभा सीट को लेकर रहेगा। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आशीष सैनी जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। गुणानंद जखमोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और देवचंद उत्तराखंडी जी, यूकेडी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन पर। संजीव जी, आपसे शुरुआत करता हूं। आप देख भी रहे थे रिपोर्ट के माध्यम से, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि जब आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ कर क्यों ला रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 400 पार आप लोग आ रहे हैं, तो जो लोग आपकी पार्टी में लगातार आ रहे हैं, ये कैसे फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम अपने पांचों जो उम्मीदवार हैं वो तय कर चुके हैं। हम अपने नॉमिनेशन की तारीखें तय कर चुके हैं। 22 तारीख से नॉमिनेशन का कार्य आरंभ होना है। 22 तारीख से 27 तारीख तक हमारे पांचों लोकसभा के उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कर लेंगे। और वहीं आप दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस के अंदर इतनी हताशा है, कांग्रेस के अंदर इतनी बौखलाहट है, खलबली है कि ये लोग अभी तक अपने 2 उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाए। कब उम्मीदवार तय होंगे, कब रणनीति बनेगी, कब नॉमिनेशन होगा, कब क्या होगा। तो कांग्रेस तो पहले ही सरेंडर कर चुकी है। और जहां कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप 400 पार जा रहे हैं तो बाकी लोग क्यों आ रहे हैं, आप लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं? लोग स्वतः स्फूर्त एक जो अंतर मन की एक अंदर की एक जो भावना होती है, जो एक अंदर का संदेश होता है, उससे ओतप्रोत होकर और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो
लोकप्रिय नीतियां हैं और जो केंद्र सरकार के हमारे कार्य हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की राज्य सरकार में जो एक विजनरी जो वो काम कर रहे हैं और उससे ओतप्रोत होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लगभग प्रतिदिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस रोज बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में ना आ रहे हों। अभी तक मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं 12,000 से अधिक लोग अब कांग्रेस पार्टी, यूकेडी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य वर्गों से और इस तरह से 12,000 से अधिक लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जिन्होंने एक प्रण किया है कि अब हम एक बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए टिहरी पर आता हूं, अपना पूरा योगदान देंगे। टिहरी पर जो फाइट है उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस के भी बहुत कद्दावर नेता हैं वहां पर और आपने एक बार फिर से माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दे दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो एक लक्ष्य हमने प्रत्येक लोकसभा में रखा है, हमने प्रत्येक लोकसभा को 5 लाख मतों के अंतर से जीतना है और मैं पहले से आपके चैनल पर बैठकर आज लगभग 30 दिन का समय अभी शेष है। आज की तारीख में मैं ये भविष्यवाणी समझ लीजिए, मतलब एक पहले से बोल रहा हूं और जिस रोज चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद भी फिर एक डिबेट कराइएगा तो मैं आपके चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं, हमारा जो 5 लाख का लक्ष्य है, यहाँ पर हम 6 लाख से अधिक मतों से टिहरी की लोकसभा को जीतने वाले हैं। और आपने बोला जो कदावर नेता जोत सिंह गुंसोला जी वयोवृद्ध नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आदरणीय हैं, लेकिन 2 बार मसूरी का उन्होंने नेतृत्व किया, मसूरी विधानसभा से विधायक रहे, किंतु हुई जालू के अलावा काम कुछ किया नहीं। लेकिन जो भी गया हुई जालू का नारा देकर उन्होंने उसको भेजा। तो ये कार्य पद्धति है, जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झुंझुना बजाती है, शिलापट लगाने का ये लोग काम करते हैं, लेकिन धरातल पर ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं हैं। और इसी वजह यही एक बड़ा कारण है 2022 का भी जो चुनाव हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास ना मुद्दा था, ना विजन था, ना कोई इनका पास रोड मैप था। और ये लोग केवल और केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर इन्होंने पूरा चुनाव को केंद्रित रखा और जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया। जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकारने का काम किया और यहाँ पर एक मिथक तोड़ने का काम जनता ने किया कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। टिहरी पर ही आज हम फोकस रखेंगे बिग फाइट में। और टिहरी पर इन्होंने कहा कि जहां 5 लाख से अधिक का लक्ष्य रखा है, टिहरी पर 6 लाख बता रहे हैं और आरोप भी लगाया है आपके प्रत्याशी पर कि उन्होंने जो कहा सिर्फ बात कही कि भेजा लो, लेकिन हुआ नहीं। आज में जो भारतीय जनता पार्टी के 5 माननीय सांसद हैं, इनके द्वारा खर्च की गई सांसद निधि के अनुमान देख रहा था, तो टिहरी की जो हमारे सांसद हैं रानी विजय लक्ष्मी शाह, उनका रिकॉर्ड तो उन 5 में भी सबसे अधिक खराब था, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य पर जीता है और जबकि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी की बात करती रही, जो कोरा झूठ है, जो ठीक उल्टा है। कांग्रेस विकास के एजेंडे पर थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप ही अपने कार्यालय में बैठकर एक झूठ रचा और इनके प्रधानमंत्री से लेकर इनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने लगातार ये झूठ बोलकर पहाड़ की भोली भाली जनता को बहलाने फुसलाने का काम किया। अच्छा, बहलाने के बाद क्या किया? इन्होंने एक नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस मुक्त भारत। ये मोदी जी की गारंटी थी कि वो कांग्रेस मुक्त करेंगे, लेकिन पूरी टिहरी लोकसभा में भाजपा मुक्त हो चुकी है। भाजपा, एक भी भाजपा का नेता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पहले जो नेता हुआ करते थे वो समाप्त हो गए
अब अगर आप टिहरी में जाएंगे तो किशोर उपाध्याय जी आपको दिखाई देंगे। आप उत्तरकाशी में जाएंगे तो हमारे 2-3 विधायक वहां पर जा चुके हैं, और देहरादून में भी देखेंगे, हर जगह देखेंगे आज कांग्रेस के सारे नेता, धनौल्टी के जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं वो भी आज कांग्रेस में है, और अनेक लोग जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े अच्छे सम्मान के पदों पर विराजमान है। एक मैं महिला विरोधी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो संदर्भ है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई महिला बांझ होती है तो वो किसी बच्चे को गोद लेती है, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मुद्दों पर और नेतृत्व पर, नेताओं पर, दोनों चीजों पर बांझ हो चुकी है। इनकी जो सोच है, ये विकास शब्द की बात करते हैं और विकास के नाम पर इनकी जो इन्होंने अपने 5 में से 2 प्रत्याशी बदल दिए हैं। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को इन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ हम काम करेंगे, तो उसका उदाहरण तो आप टिहरी में देख ही रहे हैं। एक ही राजशाही परिवार है, उसी के पीछे लगे हुए। उसके अलावा इनके पास, मैं एक नाम लेने के लिए भी कह दूं कि एक नाम लेने के लिए पूरी टिहरी क्षेत्र में एक नेता इनके पास है जिसका दिमाग, जिसका विजन, जिसका दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए इस्तेमाल करती हो। एक भी नहीं है इनके पास। और आज ये बात करते हैं टिहरी में केवल वोट जीतने का कारण राजशाही परिवार का जो एक व्यक्तिगत उनका प्रभाव है, उसी के आधार पर ये जीतते हैं। जबकि विधानसभा में भी इनकी जो स्थिति है, आप मुझे बताइए, इनके एक विधायक ने ऐसा कौन सा काम इनके मुख्यमंत्री को कहा और उसको करने की मांग करी होगी या शुरुआत करी होगी। राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और उससे पहले भी 2 पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूरे टिहरी लोकसभा क्षेत्र में एक विकास कार्य का उद्घाटन यदि मुख्यमंत्री ने किया हो, कोई काम बताया हो। ये जो ऑल वेदर रोड है, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। इनको तो खाली उद्घाटन करने का अवसर मिला है। राज्य की जनता भले ही हिंदुत्व के नाम पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर और इनके झूठ और जुमलों के नाम पर इनको वोट देती हो, लेकिन आज भी यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों जगहों की जो टूरिज्म की व्यवस्था है, चाहे धार्मिक पर्यटन हो या किसी भी प्रकार का पर्यटन हो, वो शून्य है। आज भी बहुत सारे स्कूल इन्होंने टिहरी लोकसभा बंद कर दिए। घोस्ट विलेज सबसे ज्यादा है यहाँ पर। और आप देखिए कि ये टिहरी जो डैम है, ये कांग्रेस सरकार की देन है, यही इस यहाँ की उपलब्धि है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम अगर हमारे भाजपा के प्रवक्ता को याद हो शायद, या इनके सिलेबस में ऐड किया गया हो, इनको बताया गया हो इनके कार्यालय से, तो ये जरूर बताने का कष्ट करें। लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस है वो पूरी विफलता पे और झूठ जुमलों पर, राजशाही परिवार के नाम पर जीते। ठीक है आशीष जी, ठीक है। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी साहब हैं। देवचंद जी, यूकेडी भी अभी बीते रोज कह रही थी कि हम जो है 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर रहे हैं प्रत्याशियों का, लेकिन अभी तक जो है वो लिस्ट सामने नहीं आ पाई। तो आप लोग इतने पीछे क्यों रह जाते हैं? आप तो क्षेत्रीय दल हैं, जनता का प्यार भी आपके साथ रहता है, हालांकि चुनाव में नहीं मिलता। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूं कि आपने ये जरूर रखा है कि यूकेडी भी क्षेत्रीय दल है और हिम्मत रखती है चुनाव लड़ने की। और जहां तक नाम सार्वजनिक करने की बात है, अभी पिछले 2-3 दिन से हमारे पास में हम ये देख रहे थे, हम संतुलन बनाएं, महिलाओं को वरीयता दें और सैनिकों को वरीयता दें, और उस पर ये देखें कि जो हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल से जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो इनके हमारे नेता रहे हैं, उनके जो राज्य आंदोलन से लेकर अभी तक क्या क्या कार्य रहे हैं, कैसे उनकी छवि है, इस सभी पर हम विचार विमर्श करें, क्योंकि सभी नेता लड़ने के उसमें हैं और सब सक्षम हैं। तो उसी को वरीयता क्रम में देखते हुए कल हमारे संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला हुआ था कि कल ही कर देंगे, लेकिन कल ना करके आज अभी 2 बजे से मीटिंग चल रही है और कुछ ही क्षणों में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब जहां तक आपको सवाल है टिहरी का, आप जो पूछ रहे हैं, टिहरी में हम एक ऐसा बम फोड़ने जा रहे हैं, उससे दोनों पार्टियों को बहुत ही हताशा निराशा जब होगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत, आप व्हाट्सएप पर देखें, कहीं भी देखें, जितना हमारा युवा इस वर्तमान सरकार से निराशा झेल रहा है और जितना क्षुब्ध है, हमारी जो नारी शक्ति, हमारी जो मातृ शक्ति है, इनसे क्षुब्ध है। उनके कई कारण हैं, पहाड़ों में महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब असर करता है। अब अगर जुमले में बोल दिया जाए कि हमने ये हॉस्पिटल खोल दिया, वो हो गया, सो हो गया, लेकिन धरातल में मैं मानता हूं कि जो टिहरी लोकसभा में जो अभी वर्तमान सांसद हैं, उसको अगर किसी क्षेत्र में जाकर ये भी पता रखें कि हिंडोला खाल कहाँ पे है, अगर वो ये बता दे साकनी धार कहाँ पे है, अगर वो ये बता दे कि जो है हमारा दूसरा जो टिहरी का इलाका को, एक मेन इलाके को छोड़ करके उसको कहीं हरसिल का इलाका पता नहीं होगा, वहां वो गई नहीं होगी, उनकी वहां की परेशानियों का पता नहीं होगा। इन सब को लेकर के जब जनता के बीच
ऑलरेडी हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं और हमारा जो प्रचार प्रसार से, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि लोग हमारे साथ हैं। अभी हमने सिर्फ अपना कैंडिडेट उतारना है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन करना है, साथ ही साथ ये कार्रवाई हमारी चल रही है। ऐसा नहीं कि एक बार लग दिया और उसके बाद हम इंतजार करें, पूरी कार्रवाई मुस्तैदी से चल रही है और बहुत जल्द हम जनता के बीच में होंगे। और टिहरी लोकसभा सीट पक्का इस बार उत्तराखंड क्रांति दल की झोली में आएगी। ये जवाब वैसे पांचों आएंगी, लेकिन जब आज आप बात कर रहे हैं विशेषकर टिहरी लोकसभा क्षेत्र की, तो टिहरी लोकसभा क्षेत्र जरूर ही हमारी यूकेडी की झोली में आने वाली है। और ये हमारा बिल्कुल पक्का विश्वास है, क्योंकि अब जुमले पर नहीं चलेगा, जो भी चलेगा हकीकत पर चलेगा। एक छोटी सी बात मैं लूंगा कि टिहरी में डैम बनते बनते बहुत सारे लंबे समय से वहां पर जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों का ईपीएफ से रिलेटेड एक हमारे पास बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बड़ा लंबा टाइम मुझे हो जाएगा, मैं समझाने में आपको नहीं समय मिल पाएगा। इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। दूसरा मेरा एक छोटा सी बात है, इसी क्षेत्र में आता है, ऑलरेडी हमारी देहरादून में एक विधानसभा भवन बना हुआ है। उसके साथ ही साथ गैरसैंण जो हमारी राज्य आंदोलन से लेकर अभी तक डिमांड रही है, वहां पर भी लोकसभा जो राज्य विधानसभा भवन बन चुका है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जिसने भी वहां पर इसने ये काम किया, जिस सरकार ने भी कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक यही एक काम किया कि वहां पर भवन बन गया, लेकिन वो खंडर होने की कगार में जाएगा जब वहां पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और अब पता चला है कि एक और विधानसभा भवन रायपुर क्षेत्र में कहीं और बनने जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि वो किस राज्य की विधानसभा बन रही है। उत्तराखंड की तो 2 जगह बन गई, तीसरी जगह किस और कोई राज्य बनाने के उसमें है क्या वर्तमान सरकार? तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, ये इस लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और बहुत जल्द हम आपको अपना परिचय, अपना परचम लहरा कर दिखाएंगे। ठीक है देवचंद जी, हमारे साथ गुणानंद जखमुला साहब हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, टिहरी लोकसभा सीट पर ही आज बात करेंगे आपसे। जिस तरीके से भाजपा ने तो प्रत्याशी को रिपीट कर दिया, कांग्रेस ने जो सिंह गुनसोला जी को इस वक्त मैदान में उतारा है, एक तीसरा नाम है यहाँ पर जो है बॉबी पंवार का। तो ऐसे में किस तरीके के समीकरण आप देख रहे हैं टिहरी लोकसभा सीट पर, क्योंकि इस समय यहाँ पर चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। रवि, जैसा मेरा ये कहना है कि बीजेपी जो संजीव जी जितनी बात कह रहे हैं कि हम 5 लाख से जीतेंगे, 6 लाख से जीतेंगे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उसका कारण ये है कि इनको इतना विश्वास है बीजेपी को कि कांग्रेस कमज़ोर है, यूकेडी कहीं नहीं है और मुद्दों पे जनता जाती नहीं है। राममय हो रहा है, यूसीसी है, सीए है, तो मुद्दों पे इन सब के बीच में जो थोड़ी सी चुनौती देगा, देखिए मोदी जी और बीजेपी जो समीकरण बिठाते हैं कि कौन सी सीट जीतेंगे, उन्हें पता है नेपाल के लोग, नेपाली मूल के लोग उत्तरकाशी से लेकर गढ़ीकैंट तक सारे के सारे, मतलब एक बड़ी तादाद में, और राजवंश को माला उसका प्रतिनिधित्व करती है, तो बीजेपी का अपना कैडर वोट है। उसके साथ साथ माला के जो नेपाली मूल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनसे अटैच है राजशाही से, जो तो वो जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, तो उसे वो इनेक्ट रखने की कोशिश के लिए उन्होंने 73 साल की, जिन्हें मोम की गुड़िया कहते हैं लोग, और वाकई उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किया है। अगर मैं उनका PSLR सर्वे देख रहा था, जो संसद में कितने सवाल पूछे, 147 सवाल पूछे हैं, 4-5 डिबेट में वो रही हैं, 3 जीरो प्राइड बिल लेके आई हैं, तो कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, वो जाती भी नहीं है, बहुत कम बोलती होंगी। लेकिन ये जो समीकरण है, तो इस समीकरण के आधार पर माला लक्ष्मी को टिकट दोबारा से दिया गया। और बॉबी पंवार का फैक्टर ये है कि जैसे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी गलती रही है, कांग्रेस को बॉबी पंवार को सपोर्ट करना चाहिए था। जोत सिंह गुनसोला टक्कर नहीं दे सकते हैं, बॉबी पंवार में एक डायनेमिक लड़का है, और वैसे भी अगर उत्तराखंड के आंकड़ों को देखा जाए तो 12 लाख यहाँ बेरोजगार हैं। और रवि, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि 20 से, मैं सर्वे देख रहा था, इकोनॉमिक सर्वे, और उसके 20 से और 29 ईयर, मतलब 29 साल के जो बच्चे हैं, तो उत्तराखंड में 56% बच्चे बेरोजगार हैं। तो एक बड़ा मुद्दा वो है। और देखिए, चक्राता को आप इग्नोर नहीं कर सकते, विकासनगर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो जौनसारी बोर्ड
बहुत बड़ी सेंध लगाएगा बॉबी पवार, और उसके साथ मतलब सिंपैथी भी है, और दूसरा ये भी है कि उसके साथ वो कहीं ना कहीं डेंट मारेगा बीजेपी को। लेकिन बीजेपी एक मतलब साइकोलॉजिकल बढ़त ये है कि इस समय राम लहर है, मोदी जी अपने आप में एक बड़ा नाम है, और एक और जो फैक्ट है, जो पिछला चुनाव हुआ था तो माला लक्ष्मी लगभग 3 लाख वोटों से जीती थी, तो वो एडवांटेज तो है ही। बिल्कुल ठीक है सर आपने, लेकिन देवचंद उत्तराखंडी जी भी कह रहे थे कि हम इस तरीके का कोई प्रत्याशी, मुझे लगता है शायद इशारा इसी तरफ था कि हो सकता है कि बॉबी पवार, हाँ, तो इससे आपको लगता है कि यूकेडी को बड़ा फायदा मिलेगा? रवि गुंसोला जी को टिकट देना बहुत बड़ी भूल है कांग्रेस की। और वैसे भी उन्होंने वो जब सीएयू के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने क्रिकेट में 50 करोड़ रुपए जो खर्च हुए, ये महाशय जी, जो हमारे न एक स्टेडियम बना, न एक पिच बनी, और इन महाशय जी ने जो सीएयू है उसके घोटाले में पूरा साथ दिया। तो युवाओं की सिंपैथी तो वैसे ही खत्म है। ठीक है, आशीष जी आप पर आता हूं पहले। जिस तरीके से प्रत्याशी का चयन है, और यहाँ पर आप लोगों की पार्टी पर यह भी कहा गया कि प्रीतम सिंह को यहाँ से चुनाव लड़वाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से ऐन वक्त पर इनकार कर दिया। शुरुआत से वो कहते रहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहते इस समय। तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये एक घाटे का सौदा देखते हैं आप इसको, कि आपके एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट उन्हें पड़े थे, 2,64,000 से अधिक वोट पड़े थे, 30% वोट उनके हिस्से में आए थे, लेकिन इस बार मना कर दिया। देखिए, प्रीतम सिंह जी ने बड़े ही अपने बड़े वरिष्ठ राजनीतिक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने बड़े सम्मान से अपने दायित्व का निर्वहन करके, जिम्मेदारी को निभाते हुए भी चुनाव लड़ने से इनकार किया है। उनके कुछ भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन ज्योति सिंह गुंथोला जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर उंगली उठाने के लिए मुझे लगता नहीं कि पूरे टिहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति होगा जो उन पर आरोप लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्योंकि यही रहा है, वो हमेशा चरित्र हनन की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने जो आईपीएल और जो इस तरह की मतलब क्रिकेट की टीमों को जो स्पॉन्सर्स को दिया जाता है, उस अमाउंट को ही घोटाले के अमाउंट बता दिया। ये सब चीज एक हवाई है, झूठी चीजें हैं, और ये केवल एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को करने का तरीका है कि उनको कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उनका चरित्र हनन किया जाए। हम इसको खारिज करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अभी कहा गया है हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा कि बॉबी पवार जी एक आंदोलनकारी हैं जिन्होंने बेरोजगारों के लिए आंदोलन किया, और बेरोजगारों के संघर्ष करते हुए जेल तक भी गए और बहुत कुछ दिक्कत हुई। तो कहा गया कि वो कांग्रेस से प्रत्याशी क्यों नहीं है। कांग्रेस से प्रत्याशी होने के लिए कांग्रेस में आना जरूरी है, और बॉबी पवार जी का आंदोलन, मतलब कांग्रेस का पूरा सैद्धांतिक समर्थन उस आंदोलन को भी है और बॉबी पवार जी को भी है। और हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो जो पूरे देश में इंडिया गठबंधन द्वारा नीति अपनाई जा रही है कि बीजेपी को हराना है तो ही बेरोजगार का कल्याण होगा, तो इनको हराने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील भी करूंगा कि वो मतों को बिखरने के बजाय मतों को एकजुट करने का काम करे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, उत्तराखंड की जो पहाड़ की जो आबादी है, मैदान की आबादी है, देहरादून की भी है। टिहरी सबसे अधिक तरह के लोग इसमें रहते हैं। यहाँ जौनसार का क्षेत्र भी है, तो देहरादून जैसा जो टॉप 10 सिटी में आता है हिंदुस्तान के, वो भी है। तो यहाँ पर जो विकास के नाम पर जो भाजपा ने किया, देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित करने की बात की, आज तक स्मार्ट सिटी का छोड़ो कुछ भी पता नहीं है। देहरादून के जो रहन सहन के हालात है वो बहुत अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। नगर निगम का जो विस्तार किया उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। दूसरी चीज, जो टिहरी में गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों के विकास पर भी भारतीय जनता पार्टी भले ही कैसा भी दावा करती हो, लेकिन तीर्थ स्थलों की स्थिति कोई बहुत अधिक डेवलप ये लोग नहीं कर पाए हैं। तीसरा, जो मसूरी, जो पूरे दुनिया के अंदर एक मशहूर पर्यटक स्थल है, उस पर्यटक स्थल में भी स्थिति जस की तस है। इस राज परिवार का, जो राज परिवार यहाँ पर है, हमेशा विरोध करते रहे किशोर उपाध्याय जी। किशोर उपाध्याय जी आज भले ही भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक हो, लेकिन आज जो उनका विरोध जिस बिंदु पर था, आज भी वो बिंदु जिंदा है। आज भी तिलाड़ी कांड अपनी पूरी ताकत से पूरी तरह से चीख चीख के कह रहा है कि किस तरह से उत्तराखंडियों को और उत्तराखंड की महिलाओं को उसमें अपमानित किया गया इसी राज परिवार द्वारा। वो महत्वपूर्ण विषय है। हम तो ये बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता केवल पर मतदान करे जी। और बीजेपी सरकार जो तानाशाही में है,
आज ये जी जी ठीक है। ये राज परिवार की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, लंबे समय से बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहे इनको सिंबल दे या न दे, राज परिवार जीतता रहा है। बीच में 2 बार विजय बहुगुणा जी ने भी इनको चुनौती दी है, और आज वो विजय बहुगुणा जी भी आज भाजपा में चले गए हैं। तो वही तो दिक्कत दरअसल है सर भारतीय आपके जनता लिए। पार्टी टिहरी में नहीं है, ये केवल ये राज तो आपकी परिवार के पीछे छुपे हैं और कांग्रेस के नेताओं के पीछे छुपे हैं। बीजेपी तो यहाँ है ही नहीं। बीजेपी नहीं, लेकिन कांग्रेस तो सब बीजेपी में है ना। खैर संजीव जी जवाब दीजिए। आप पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि एक परिवार को लेकर ही उनको जो है टिकट दिया गया है तीसरी बार लगातार, और यहाँ पर क्षेत्र की बात करें तो ये आरोप लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये बात साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जिनको आपने प्रत्याशी बनाया जनता के बीच नहीं रहे। तो ऐसे में क्या ये चुनौतियां रहेंगी आपके बीच इस समय इस चुनाव में? रवि जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये परिवार की बात करते हैं, इनको ये कभी गांधी परिवार से बाहर तो निकले नहीं हैं। इनको सब कुछ जो चांदी के चम्मच में लेकर पैदा हुए, चांदी के चम्मच को लेकर आप आए टीवी पर हैं। बात कीजिए और अगर आपको बात कर सकते हैं तो, नहीं तो मेरे पास सब बातों का जवाब है। आशीष जी आप नहीं, आप अरे डिबेट में अपना भाषण नहीं देंगे। आप टीवी पर बात कीजिए। आशीष जी आपसे नहीं, गलत तरीका है। मैं ये भाषणबाजी कराने के लिए नहीं आया हूँ। आपसे एक प्रश्न नहीं, आपसे एंकर साहब ने एक प्रश्न पूछा है, उसका जवाब है तो दे दीजिए। किसी का आपके पास जवाब है तो दे दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप इतना अनुभव नहीं होगा तो वो अभी आपको इतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी, हो सकता है। लेकिन आप एंकर साहब ने जो सवाल पूछा है वो बताइए। आप अगर जवाब हो आपके पास, राहुल जैसा हो, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात का। आप चाहेंगे? निश्चित रूप से चाहूंगा, ऐसा चाहूंगा जो अपने घर परिवार का ध्यान रखे, देश से झूठ ना बोले, छल कपट से मुक्त हो और पढ़ा लिखा हो। मैं चाहूंगा कि वो चंदा चोर ना हो, मैं चाहूंगा कि वो राफेल की दलाली ना खाए, मैं चाहूंगा कि वो देश के साथ गद्दारी ना करे, पिछले 10 सालों से वो पुलवामा के अपराधियों को गोद में लेकर ना घूमे। 5 सीटें संजीव जी, मैं चाहूंगा कि वो देश को विदेशों में अपमानित करने का काम ना करे। और आने वाले समय में डिबेट में हार जाएंगे। ठीक है। तो शब्दों का सवाल का जवाब अगर आपके पास है आशीष जी मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है आशीष जी आप रुक जाइए, मैं पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब आशीष जी आप रुक भाषण जाइए, देते हैं। ठीक है समय खराब होता है। आशीष जी आप रुक जाइए। मैं संजीव जी ये कह रहा था कि इस तरीके का आरोप आप पर है परिवारवाद का। मैं टिहरी सीट की बात कर रहा हूँ। रवि जी जी देखिए, जो महारानी राजलक्ष्मी शाह जी हैं, उनके परिवार का बहुत अच्छा रसूख है, एक लोकप्रिय नेता हैं और लगातार कई वर्षों से उनके जो फादर थे, उनके ससुर जी, तो उनका भी एक बहुत अच्छा रसूख था। पूरे टिहरी की जनता उनको अपना नेता मानती है, उनका आदर करती है, उनका सम्मान करती है, और वो काम किया है उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट करने का काम किया है। तो मैं यहाँ पर परिवार की बात ही नहीं होती है, परिवार की बात तो कांग्रेस में होती है। ये लोग गांधी परिवार से कभी बाहर निकले नहीं। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे योजना, इंदिरा गांधी के नाम पे योजना, राजीव गांधी के नाम पे योजना, सोनिया गांधी के नाम पे योजना, राहुल गांधी के नाम पे योजना, ये फिर वही नुक्कड़ सभा और गांधी के व्हाट्सएप नाम पे दोस्ती पर आ योजना। गए। अब आने वाले समय में प्रियंका गांधी के शर्म की बात है, शर्म की बात है कि राष्ट्रीय चैनल के राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर घिसा पिटा वही भाषण दे रहे हैं। केवल और केवल आपके यहाँ होता है। 160 सांसद परिवारवादी है भारतीय जनता पार्टी। 400 पार का जो हमने अभी नारा दिया है, कांग्रेस पार्टी से परिवारवादी है भारतीय जनता पार्टी में। आज पूरे देश से बाहर नहीं निकल पा रहे आज पूरे देश में इस बात के ऊपर चर्चा है कि 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, फर्जी नारा है। 400 पार हवा में उड़ जाएंगे आपके। 400 सीटें लेके आएगी, 390 नहीं, सीटों की बात नहीं है, या 415 होंगी, 440 होंगी। पेट्रोल और डीजल के दाम बता रहे हैं 400 पार होंगे। चुका है कि सरकार अगली बार दोबारा से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रिपीट हो रही है, क्योंकि हमारी स्पष्ट नीति है, हमारी स्पष्ट नियत है और स्पष्ट नेतृत्व है, एक विजनरी नेतृत्व है, जो 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुके हैं।
आने वाले समय में हम तीसरी ये भी अर्थव्यवस्था झूठ की बोल ओर रहे हैं। हम बहुत तेजी के 2013 अरे मेरे भाई 2013 में भारत तीसरी विकास तो अर्थव्यवस्था आपने था। कभी किया नहीं। विकास आपको 2013 अच्छा में लगता भारत नहीं, तीसरी विकास अर्थव्यवस्था भाता था, नहीं, इनको पता विकास ही नहीं सुनाई है। देता नहीं। तभी आरएसएस में चड्डी पहन के मेरे अरे मेरे मेरे नारे नाच रहे होंगे वहां पर। जितना काम आपने 70 सालों जिस में समय किया ना, भारत तीसरी व्यवस्था जितना था काम आपने 2013 में, 70 सालों आप किया, आरएसएस की चड्डी उससे- पहनकर वहां उससे मैदान में 1.5 कूद रहे गुना थे। काम, उससे 1.5 गुना काम कोई भारतीय काम नहीं जनता किया, पार्टी कोई ने, काम नहीं किया, सिर्फ हमारी पूरी माननीय बकवास मोदी जी है। की सरकार ने ठीक है सर, ठीक है। मात्र 9 वर्ष में किया। चाहे एयरपोर्ट की बात हो, ये सर, चाहे भाषण कराने की नेशनल जगह हाईवेज नहीं की है। बात हो, चलिए, चाहे कहिए सड़क पर चाहे निकलिए, डैम वहां की लोग बात पकड़ हो, कर ठीक है। पूछेंगे इनसे। और चाहे मेहमान भी हैं डैम सर की हमारे बात साथ। हो, चाहे यूनिवर्सिटी ठीक की है। बात हो, चाहे एम्स की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात देश के प्रधानमंत्री ने ठीक है उत्तराखंड संजीव की जनता से जी, झूठ ठीक बोला है है। आशीष जी, ठीक है। और मेहमान भी हमारे साथ हैं। मैं एक बार देवचंद उत्तराखंडी जी पे जा रहा हूँ फिर से। एक मिनट रवि जी, जी, जी। रवि जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, फाइनल कीजिए। अरे आपका आपके समय में किसानों को छला जाता बात था, कौन सी कर किसान रहे हो के आप? यूरिया की कालाबाजारी की जाती थी आपके युग में। हमारे आपने 400 का यूरिया 1200 का कर दिया। सरकार में किसान के यूरिया में 400 का यूरिया 1200 ठीक है सर, कर ठीक दिया। है, ठीक है। सर, आप टिहरी पर बात कर लेते हैं। सम्मान निधि देने का बहुत हम ज्यादा लोग हो काम जाएगा कर सर। रहे टिहरी हैं। पे बात नहीं करेंगे ना, टिहरी किसान- पे तो इनका ठीक है। मुंह काला हो जाएगा। किसान ठीक की उपज का बीमा करने का काम हमारी सरकार एक कर बात रही है। पूछना चाहता उन्नत हूं। बीज देने का काम एक हमारी बात सरकार पूछना कर चाहता रही हूं है। इनसे, संजीव जी, आप आशीष लोग जी, केवल और के केवल विषय में छला आशीष जी, है। एक मिनट। गरीबी हटाओ एक का मिनट। आप लोगों ने ठीक है, नारा मैं दिया देवचंद और उत्तराखंडी जी पर जा रहा हूं। गरीबों को जी, हटाने देवचंद का जी, काम आप एक लोगों मिनट, ने संजीव किया। जी, संजीव जी। हमारी सरकार ने 25 करोड़ से अधिक तो गरीबों भाग को खाकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। ऊपर उठाने का काम किया। ठीक है, देवचंद जी। आपने 10 देवचंद। मिनट खा लिए, उसमें किसी ठीक है, मुद्दे की मेरे देवचंद भाई जी, खाने की देव- बात नहीं है, खाने की बात नहीं है, हम तो वास्तविक बात कर रहे हैं। ठीक है। हम तो मेरा वास्तविक समय है, बात- मेरे संजीव समय जी, पर मुझे बोलने दो। संजीव, परिवारवाद की वास्तविक बात बात कर रहे हैं। बीजेपी करती है, मालूम होता है कि बीजेपी में परिवारवाद की परिभाषा उनको समझ में नहीं आती है। परिवारवाद इसको बोलते हैं। परिवारवाद 1957 में इसको बोलते पहली हैं। बार पहले टीडी जवाहरलाल नेहरू, संसदीय फिर जोन इंदिरा बना है। गांधी, और फिर उसमें राजीव उस टाइम उस गांधी, राजा को फिर बना दिया गया सोनिया था, गांधी, जो संसद फिर में राहुल जाकर गांधी, कभी खड़े होकर फिर के प्रियंका जब गांधी, माननीय और संसद के अध्यक्ष प्रियंका आते गांधी थे, के बाद उनके फिर लिए खड़े नहीं होते प्रियंका थे, गांधी का क्योंकि वो परिवार, समझते थे मैं इसको राजा हूं, बोलते हैं मैं उनके लिए परिवारवाद। खड़ा नहीं होऊंगा। संजीव जी। मेरे को बोलने दो। उस अच्छा, टाइम तक थोड़ा टीवी उन्होंने पर क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि वो राजा थे। और हम लोग इसको परिवारवाद, राजा से आए हैं, इनको ले चलो, यही एक्चुअली परिवारवाद है। परिवारवाद जो बिना कमीशन के, बिना पढ़े लिखे को आप किसी अपने सगे संबंधी अपने बेटे को बना देते हो, वो परिवारवाद है। परिवारवाद पर बहस नहीं है। टीरी पर बात हो रही थी। टीरी पे मैं जो ये जो क्वेश्चन चल रहा है कि टीरी पर क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी से जो पिछले अभी के वर्तमान के 2 लास्ट उसके देखो तो जो माला जी का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके हिसाब से निस्संदेह बीजेपी में बौखलाहट है और वो इसका बहानाबाजी दूसरी पे कर रही है। तो इसके न लेकर अपने सीधे सीधे मुद्दों पे आओ। अभी जैसे हमारे जखमोला जी ने बिल्कुल स्पष्टकरण किया है कि वो इसलिए आश्वस्त हो रखी है कि कांग्रेस में वहां पर जरा कमजोरी दिखाई दे रही है और यूकेडी अभी तक है नहीं। जब यूकेडी का प्रत्याशी आएगा तो जखमोला जी के जितने परामर्श हैं उनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं 1-2 बात और बताऊंगा कि पिछले 1 वर्ष में 19 करोड़ रुपया एक सांसद को मिलता है। उसके साथ ही एक गांव गोद लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, गोद गांव भी लिए गए हैं। लेकिन क्या माला जी बताएंगी कि जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था उस गांव की वर्तमान स्थिति क्या है, वहां पर शिक्षा स्वास्थ्य का क्या है? जब मुद्दे टीवी पे हैं तो आप दूसरे मुद्दों पर क्यों भटकते हैं? यहां पर आकर डिबेट का समय को बर्बाद क्यों करते हैं? कृपया अपना ज्ञान को लेकर के आइए और मुद्दों पर बात करिए। मैं आपको कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं। मेरा निवेदन है कि जिस माध्यम से हम जनता के बीच अपने पॉइंटों को, अपने सुझावों को, अपनी नीति को बताना चाहेंगे। मैं फिर आऊंगा, पुनः एक बार बताऊंगा, जो ईपीएफ का घपला वर्तमान में हो रहा है, 1995 जो पेंशन एक्ट था, ज्यादातर कॉर्पोरेट जगत के लोग आज भी सरकार के प्रति जो है मांगे लेकर आ रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रहे हैं। एक बार कॉर्पोरेट जगत को उनकी मांग पूरी करने हो जाएंगी, वो कितना खुश होगा, कितना खुशहाल होगा, उस पर तो बात ही नहीं। डैम ऐसा लगता है कि जो है 2014 के बाद बनना शुरू हुआ है, इनके कहने से डैम बना। टिहरी डैम की कब से स्थापना हुई है और कब बनकर पूरा हो गया शायद आपको मालूम नहीं है। और भी डैमों की स्थापना कब हो गई, कब बन गए, वो भी आपको पता नहीं है। बिजली यहाँ बन रही है, पानी यहाँ पर, पानी हमारा 15 सालों से अटकाए रहा है और हमको 15 साल से अटका हुआ ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अब इन हमने, मुद्दों को लेकर हमारी चलेंगे सरकार हम ने और अब उसको बीजेपी का चालू हल्ला किया। बोल के जमरानी बांध 45 साल आपने अटका के रखा। हमने मूल निवास मांगा था, भू कानून मांगा था, हमको यूसीसी क्यों? यूसीसी से हमें क्या फायदा होने वाला है?
ऐसा नहीं है। यूसीसी पर माल्या जी को आप बताएं एक कि समान माल्या न्याय जी नहीं यूसीसी चाहते पर क्या? बताएं कि एक उत्तराखंड समान को न्याय क्या नहीं फायदा होने चाहते वाला क्या? है। ठीक है, एक हमारे साथ समान- वरिष्ठ पत्रकार गुणानंद ये जखमुल्ला जी क्या हैं। फायदा होने ठीक है, वाला मैं है? जखमुल्ला जी पर जा रहा हूँ। ईवीएम हटाओ, है। आपका 400 का आंकड़ा 440 पर नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ 40 पर नहीं आएगा। चलिए, देख वो तो- लेना। वो तो आप वक्त- ईवीएम को हटाओ। ईवीएम का राज तो मैं तो अब आप ज्यादा तय न कर बोल लो। करके हैं हारने आपको के बाद। पुनः- ठीक है संजीव मैं जी, आपको आप मैं आज जखमुल्ला के जी बोल विषय दिया। पर चर्चा के लिए आगे बता जखमुल्ला जी पर जाओ। जखमुल्ला जी, अगर टिहरी सीट के इतिहास पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्स पर बात करते हैं हमेशा ही, मैंने देखा है। टिहरी सीट का अगर थोड़ा सा इतिहास पर जाएं, जिस तरीके से वहां पर पहले इस तरीके से टिकट दिया गया और वहां पर जो है जीत भी हुई, हालांकि वहां पर जीत में भी कई चौंकाने वाले भी कई बार जो है वहां पर ऐसे प्रत्याशी रहे जिन्होंने राजशाही परिवार को भी एक बार चौंका दिया था, जब अगर हम पौड़ी सीट से बात करें। सर, उस इतिहास को देखें तो क्या आपको लगता है कि आज चुनौतियां हो सकती हैं भाजपा कांग्रेस के सामने भी, और एक इंडिपेंडेंट जो अभी तक बॉबी भी चुनावी मैदान में है? देखिए रवि, अगर टिहरी के इतिहास में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही राजशाही रही है। 10 बार बीजेपी का चुनाव हुआ है और 1991 से और 2007 का उपचुनाव और 2009 में विजय बहुगुणा गए, तो बीजेपी का ही प्रभुत्व रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। आज भी बहुत मजबूत जो भी है उसके उसके मोदी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही इसको डिनाई किया जा सकता है। मेरा ये कहना है कि राजशाही परिवार, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उसके पीछे वोटिंग समीकरण है कि लगभग 13 लाख वोटर वोट डालते हैं, है ना। उसमें से ये है कि जो बॉबी पवार वाला फैक्टर है, उसमें मैं ये बता दूं, यूसीसी में अनुसूचित जनजाति के लोगों को अलग कर दिया गया है और जौनसार पूरा क्षेत्र वह है। जैसे संजीव जी कह रहे थे कि क्या उन लोगों को, क्या सबको समान न्याय नहीं चाहिए, तो मेरा कहना है कि मेरी ये उनकी कमेटी से जब मैं डॉक्टर सुरेखा गंगवाल से बात कर रहा था तो मैंने उनको भी कहा, पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से भी मेरी बात हुई थी कि आपने 2 लाख लोगों को न्याय से वंचित क्यों किया। उन्होंने कहा नोटिफाई होने दीजिए, फिर वो है। एक वो सवाल है कि जौनसार के लोगों को इससे अलग अछूता रख गया, जबकि सबसे ज़्यादा शोषण अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ होता है। मतलब आज भी जो कई परंपराएं हैं जो जौनसार में हैं या जो धारचूला में हैं या जो उस पूरी जौहार वैली में हैं या नीतीमाणा घाटी में है, तो वो लोग, उनका ना तो सोशल, उन महिलाओं का ना तो वो सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ है आज तक। 23 साल हो गए हैं, तो इनका महिलाएं किस आधार पर वहाँ रह रही हैं और किस तरह से वो अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं, इसका कोई हमारे पास पूरे प्रदेश में आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ किसी भी सरकार ने। बीजेपी भी उतनी दोषी है, कांग्रेस भी उतनी दोषी है। तो ये जो इकोनॉमिक उसमें, और जो बेरोजगारी की समस्या है, आप विकास टनल को और सड़कों को विकास का आयाम नहीं दे सकते कि 8,000 किलोमीटर सड़कें थी जब राज्य बना और आज 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बन गई हैं। तो विकास का आधार नहीं, वो विकास का पैमाना नहीं है। पर कैपिटल इनकम की बात होती है, जीडीपी ग्रोथ की बात होती है। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था तो उसमें कहा गया कि रुद्रप्रयाग का आदमी अगर 25 रुपये कमा रहा है तो हरिद्वार का 100 कमा रहा है। तो हमारा तर्क ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि पिछले 23 साल में ऐसे क्यों नहीं प्रयास हुए कि रुद्रप्रयाग का भी 100 कमाए और हरिद्वार का भी 100 कमाए। जब टिहरी की बात करता हूँ, टिहरी में 62% जनता जो है ग्रामीण इलाकों में है। अभी विधानसभा में जिस दिन ये विशेष सत्र चल रहा था तो उससे पहले विक्रम नेगी जो वहाँ के प्रतापनगर के विधायक हैं, उन्होंने मुझसे कुछ गर्भवती महिलाओं के आंकड़े और वो सब लिए, वो क्वेश्चन पुट अप हुआ फिर विधानसभा में। तो मेरा ये कहना था कि वहाँ हफ्ते में आज भी मतलब हेल्थ सिस्टम जो है तो हेल्थ हैजर्ड तो है ही। तो जो विकास है, जो ग्रीन बोनस है, जो हमारे टिहरी के जो डूब क्षेत्र के जो 28 गांव हैं, जो और 14 गांव हैं, तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनी नहीं। जो टिहरी डैम की जो बिजली है, हमें रोज़ की रॉयल्टी नहीं मिलती। परिसंपत्तियों का विवाद है, आप कहते हो कि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, उत्तराखंड में भी और यूपी में भी, तो वो परिसंपत्तियों का विवाद क्यों नहीं हल होता है? वो उसकी रॉयल्टी हमें क्यों नहीं मिलती, यूपी को क्यों मिलती है, गंगा नहर का पानी उसमें। तो कई मुद्दे ऐसे हैं
जिनको अगर बॉबी पवार अपने मैनिफेस्टो में शामिल करता है, यूकेडी उसको सपोर्ट करती है, तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि वो बड़ा डेंट मारेगा। एक अच्छी फाइट हो सकती है इससे। जी ठीक है आपने। सर आप पर आता हूँ एक बार संजीव जी। कुछ बातें हैं जैसे यूसीसी को लेकर जौनसार की बात सर ने की, स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा, डूब क्षेत्र के जो गांव हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी, इसके अलावा डैम की बिजली का, परिसंपत्तियों का विवाद भी अक्सर रहता है, तो ये मुद्दे आप लोगों के लिए चुनौती बनेंगे? रवि जी देखिए, परिसंपत्तियों के बंटवारे की जहाँ तक बात है, हमारी सरकार ने विशेष इनिशिएटिव लिया है और 24 साल बने हुए इस राज्य को हो गए और लगातार कांग्रेस की यहाँ पर 2 बार सरकारें रही, लेकिन उन्होंने परिसंपत्तियों के बंटवारे को लगातार लटकाए अटकाए भटकाए रखा। हमारी सरकार ने इसमें विशेष इनिशिएटिव लेते हुए आज लगभग मैक्सिमम जो इसमें विवाद थे उनको आपस के उसमें सुलझा लिया गया है। और बात रही विकास की, तो विकास के आप ये देखें कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं परियोजनाएं आज जो उत्तराखंड में चल रही हैं, अभी आप बात कर रहे थे मसूरी में रोपवे बन रहा है, टनल्स बन रही हैं, लगातार पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में टनल्स बन रही हैं जो दूरी को कम कर रही हैं, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर रही हैं। जो हमारे जो 4 धाम की यात्रा चलती है, जिससे हमारी पूरी पहाड़ों की इकोनॉमी उस जिसके ऊपर डिपेंड है, वह जो जितना 4 धाम का रूट है, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक लाइफलाइन का काम करती है। और आने वाले समय में जो केदारनाथ में रोपवे बन रहा है, हेमकुंड साहिब में रोपवे बन रहा है, तो मैं सोचता हूँ सरकार अपनी तरफ से उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसको डबल करने की दिशा में हम लोग जितना तेजी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे रोजगार स्वरोजगार की बात करें, चाहे होम स्टे की बात करें, चाहे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर, हम फल पट्टी, हम तमाम संजीव जी इस तरह, एक मिनट सर, तमाम इस तरह की योजनाएं परियोजनाएं जो हमारी राज्य सरकार लगातार चला रही है, जिससे जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कहा था कि आप जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए, तो जो होम स्टे की हमारी योजना है उससे जो हमारी पलायन की एक बड़ी समस्या वर्षों से मुंह भाए खड़ी थी, वो पलायन की समस्या का भी मैं सोचता हूँ स्वतः निदान हो रहा है, क्योंकि जो युवा हैं वो अपने घरों पर ही होम स्टे चला रहे हैं और साथ ही 5-7 लोगों को और भी स्थानीय मैं अभी 5-7 लोगों अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा। नहीं बारी नहीं, अपनी बारी पे बोलिएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहीं देहरादून से बाहर गए नहीं हो। जो चीजें धरातल पे है मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। प्लीज धरातल पे है मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। मैं धरातल पे उसका उल्लेख कर रहा हूँ। मैं कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वही बोलती है। हम शिलापट लगाने पर विश्वास नहीं करते। संजीव जी लेकिन आप बार-बार टिहरी से भटक जा रहे हैं। श्री गणेश करते हैं, टिहरी से श्री गणेश करते टिहरी का विकास की बात करो, टिहरी की बात चल रही है। तो उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन निश्चित कर देते हैं। सारे टाइम बाउंड योजनाएं परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं, चाहे ऑल वेदर रोड की हम बात करें, कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात करें, तमाम जितनी भी योजनाएं, अभी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की हम यदि बात करें, तो आप केवल आवागमन के साधन के रूप में ना देखें। जिस दिन ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो जाएगा, ये हमारी जो रोजगार की इतनी बड़ी एक अवसर सुअवसर हमको देने वाला है, आशीष जी जिससे हमारी जो जीडीपी है उसमें बहुत तेजी के साथ वृद्धि होगी। मैं सोचता हूँ हमको, आप भी उत्तराखंड के हैं, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलने वाला है। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी जनरेशन है, उनको भी लाभ मिलेगा। जिस तरह से कम्युनिकेशन में लगातार सुधार हो रहा है, कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है, मैं सोचता हूँ हमारी आने वाली जनरेशन इसका लाभ लेंगी। आशीष जी पे चल रहा हूँ, अप्रिशिएट करना चाहिए। आशीष जी पे चल रहा हूँ।
आशीष जी, अब भाजपा का आप पर ये आरोप है, महेंद्र भट्ट जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जो यूकेडी अपने प्रत्याशियों को उतारी या फिर जो इंडिपेंडेंट जो लोग लड़ रहे हैं उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को है, भाजपा को नहीं है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो इसको आपके इस वक्तव्य से और महेंद्र भट्ट जी की इस बात से पूरी तरह सहमति रखता हूँ। हाँ। यदि अन्य दल कुछ लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे तो उनका नुकसान कांग्रेस को होगा। हम तो अपील कर रहे हैं कि उनको इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। और टिहरी का जो हम उदाहरण दे रहे हैं, मैं तिलाड़ी कांड की बात करूंगा। 1930 में अंग्रेज सरकार ने यहाँ के जो राज परिवार था, इस राज परिवार को एक ठेका दिया पेड़ों काटने का, मेरे भाई, और वो अंग्रेजों के सुन लो वंशज एक तो बात, आप ही हैं। संजय जी बोलने दीजिए। फूट डालो, राज करो। अरे वो भी आप हैं, अंग्रेजों के कच्चे शिला करते थे आप, आपके पूर्वज। अरे शर्म, सुन यार लीजिए, शर्म करो, अपनी तिलाड़ी भाषा की कांड मर्यादा में, रखो तिलाड़ी यार। कांड में, अपनी भाषा की तिलाड़ी मर्यादा कांड में रखो। इन्होंने- गंवार हो क्या? ठीक, गंवार हो क्या? संजय जी मैं बोलने तमीज दीजिए। नहीं है आपको ठीक बात है, करने आशीष की? भाई थोड़ा सा शब्दों का ख्याल। संजीव जी, आपको कतई तमीज बदतमीज नहीं है, आपकी पार्टी बिल्कुल ने, बदतमीज है। आपकी देखिए, पार्टी ने आपको बिल्कुल भांग बदतमीज खिलाकर है। भेजा है यहाँ बात करने पर। की तमीज नहीं है, चैनल जितनी पे भांग कैसे बात खिलाकर करी जाती बेचा है? है, यही कारण है। यही आशीष जी, कारण है कि कभी बांझ जनता जो बोलते है हैं, ना, कभी आपको कच्चे सिलने की हर बात चौराहे करते पर हैं। आशीष जी, पकड़ेगी, थोड़ा शर्म है हर आपको? चौराहे पर पकड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है, अब सुन बताइए लीजिए, जी। आशीष, तिलाड़ी कांड का जिक्र हमेशा हमेशा किशोर उपाध्याय जी, जो टिहरी के वर्तमान भाजपा विधायक है और पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे हैं, उन्होंने हमेशा जिक्र किया कि मात्र पेड़ काटने को लेकर इन्होंने टिहरी की जनता को जेल में बंद करने का काम किया। और जब उन्होंने जेल में अनशन किया तो उनके परिवार की महिलाओं के साथ दुराचार करके उनको प्रताड़ित करने का, दबाने का काम किया, लेकिन उन्होंने आंदोलन पर समाप्ति किया और पेड़ों को काटने से रोका। उस परिवार को माफी मांगनी चाहिए थी टिहरी की जनता से, लेकिन यदि वो लगातार चुनाव जीतते रहे अपने राज परिवार के रसूख के दम पर, लेकिन आज लोकतंत्र का 75 साल पूरे हो चुके हैं। लोकतंत्र में आज कम से कम हम अपील कर सकते हैं कि टिहरी की जनता इस राजशाही परिवार से मुक्त हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारवाद का विरोध करने के नाम पर 150 लोगों को सांसद बनाया है, परिवारवादियों को, आज ये सुषमा स्वराज जाती है तो उनकी बेटी आती है, अरुण जेटली जाते हैं तो उनका बेटा आता है, प्रमोद महाजन जाएंगे तो उनकी बेटी आएगी। भारतीय जनता पार्टी में या तो इनके नेताओं के बच्चे आएंगे जाते हैं तो या इंदिरा फिर गांधी कांग्रेस के आती नेता है, आएंगे। इंदिरा और गांधी जाती है तो राजीव गांधी आते दूसरा हैं, ये जो प्रवक्ता राजीव यहाँ गांधी बैठे जाते हैं हैं, तो मैं सोनिया इनको गांधी एक- आती है, इनको सोनिया एक- गांधी इनको के एक बाद महत्वपूर्ण राहुल गांधी जानकारी आते दे हैं। ये दूं। क्या है मेरे भाई? नहीं, सुन लीजिए, ये आपका क्या है? ज्ञान बढ़ जाएगा। ये नहीं लोग है क्या आपको परिवारवाद? बेवकूफ आदमी कहना बंद कर देंगे। आप अपने ज्ञान में देखिए, जब तक प्रधानमंत्री नेहरू जिंदा रहे, इंदिरा गांधी जी कभी राजनीति में नहीं आई, उनकी मृत्यु के बाद राजनीति में आई है। और इंदिरा गांधी जी की हत्या कोई उनके वैसे नहीं, उन्होंने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए अपनी जान गंवाई। रवि जी राजीव गांधी जी ने अपनी जान गंवाई रवि देश की जी, एकता और अखंडता के इनके लिए। खड़गे जी ने आज आपके एक नेता बयान जिस समय- दिया है, न्याय यात्रा आपके निकाल नेता रहे जिस समय हैं। खालिस्तानियों के, पहले न्याय आपके करिए नेता सिखों जिस समय के साथ, खालिस्तानियों के जिनको कपड़े धो रहे हजारों थे, की संख्या उस में समय आपने इंदिरा गांधी से सिखों लेकर राजीव गांधी को देश की रक्षा के लिए नरसंहार खड़े किया। थे। और आज भोपाल आप- गैस आज पीड़ितों आप के उन्हीं साथ सिखों न्याय को खालिस्तानी कीजिए। बता रहे हैं, जो अपने फसलों का उचित दाम मांग रहे हैं। भागलपुर आप का जो बताइए, आपने पूरी दंगा टिहरी के करवाया, अंदर मुरादाबाद का जो किसान आपने की दंगा उपज कौन सी करवाया, मंडी में मलियाना बिकती का है? जो आपने दंगा पूरी करवाया, टिहरी के उन लोगों दंगा के पीड़ितों किसानों के की साथ न्याय मंडी ठीक कौन है, सी ठीक है, मंडी ठीक है। अब बिकती है? समय बहुत और कम है। भारत सरकार के पैरामीटर पर उत्तरकाशी, धनौल्टी ये बिल्कुल पिछड़ा वर्ग घोषित हो चुके हैं। और लेकिन आज आशीष जी, जौनपुर आशीष जी एक आज चीज भी है ना, आरक्षित अब वर्ग घोषित है। अब तो टिहरी इसका की मतलब बात करें, ये मैं कि टिहरी की टिहरी बात कर रहा हूँ। लोकसभा आप एक का चीज विकास बताइए, हुआ ही नहीं है। आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे ना। अब उत्तरकाशी जिले की अगर बात नहीं, करें नहीं, हमें अपने लोगों को रोकने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमारे लोग तो सक्षम है, मजबूत है और काम में ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि ऐसे ऐसे निकम्मे बिठा रखे हैं जिन्हें ना सवाल का पता नहीं, है ना जो जवाब का आपके पता लोग है। जा रहे हैं तो भाजपा इस में। कारण से ना हमारे नेताओं की जरूरत पड़ती है। अगर और नेताओं की भी जरूरत पड़ेगी तो हम भेज देंगे इनके यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ तो नेतृत्व का अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, जनता से जुड़े मुद्दों में बात करते नहीं है, राजशाही के भरोसे सरकार जीतने की कोशिश करते हैं, विधानसभा जीतने की कोशिश करते हैं। और आज राजशाही खत्म हो गई, ये आज हताशा पूंजीवादी और खत्म हो गए, आत्मसमर्पण है आज आपका। पूंजीवादी खत्म ये हो आपकी गए, तो आज ये हताशा और ईवीएम आपका ईवीएम की लूट पर आत्मसमर्पण है। आज ठीक है ये सर, ईवीएम की लूट पर आत्मसमर्पण है है। आज ये आपका। कंपनियों ठीक है से सर, चंदा वक्त लूट हमें रहे सबसे मैं एक फाइनल कंपनियों कमेंट को ले जिस लेता तरह हूँ। से छोटे छोटे ठीक है गुंडे की आशीष जी, तरह धमकाते हैं ठीक है, ये। ठीक है, ठीक है। नहीं मैं- नहीं नहीं सर, एक बात सुनिए, समय- आप इन्हें देते हैं पूरा 5-10 नहीं, मिनट का आपको भी समय उतना ही भाषण देते हैं। देने का, नहीं, ये आरोप और गलत है। हमें उत्तर देने का समय नहीं मिलता। आज जितना ये अरे, यहाँ पर बोलते हैं, नहीं, यार, ये मैंने कैसी बात आपको कर रहे हैं बताया आप? कि बार बराबर बार समय मिला अगर है ये आपको। टिहरी के परिवारवाद पर नहीं बोल रहे हैं, अगर ये तिलाड़ी कांड पर बात नहीं कर रहे हैं, और टिहरी जो लोकसभा है पूरे उत्तराखंड की सबसे अधिक पिछड़ी हुई, सबसे, ये तो देहरादून शहर इसके अंदर है तो थोड़ा सा दिखाई देता कि देहरादून है, लेकिन देहरादून से बाहर निकलते ही टिहरी, धनौल्टी और ये सब इलाका और उत्तरकाशी का क्षेत्र
यमुनोत्री और गंगोत्री होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, मैं ये लोगों के पास तो काम गुणानंद भी नहीं जखुला है, जी से लेकिन अगर फाइनल वोट मिल रही है, कमेंट ले मतलब रहा यहाँ की जनता हूँ। से अपील जखुला करूंगा जी, कि आपने वोट ना दें बहुत इनको। विस्तार से, बहुत तरीके से बताया टिहरी का इतिहास। अब मैं एक फाइनल कमेंट आपको ये ले रहा हूँ कि टिहरी पर इस बार आपको लगता है कि ये चुनाव है दिलचस्प होगा? हालांकि भाजपा कह रही है कि एक तरफा होगा, यहाँ तक कि 5 लाख कह रहे थे, आज तो संजीव जी ने आकर इस पर 6 लाख का टारगेट कह दे कि 6 लाख से ज्यादा हम इस पर जो है वोटों से जीत जाएंगे। देखिए रवि जी, सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, सारे वो हैं, तो दावा करना बनता भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि 13 लाख वोटर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एडवांटेज अभी है बीजेपी को है, ठीक, कम से कम टिहरी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को एडवांटेज है, और उसका फैक्टर मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो मेन मुद्दे की बात होनी चाहिए कि कैरिंग कैपेसिटी, जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री जिस तरह से हिमालय पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, एक तो वो होना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी एक मुद्दा होना चाहिए था। त्रिवेंद्र रावत जी से 2-3 दिन पहले मेरी यही बात हुई थी कि आप जो वो संकल्प पत्र बना रहे हैं उसमें कम से कम ये मुद्दे तो रखिए कि कैरिंग कैपेसिटी हो, हिमालय हो, ग्रीन बोनस आज तक नहीं मिला है, हमें कुछ तो प्रिविलेज मिले, हम दिल्ली को सांसें देते हैं। तो टिहरी में भी ये दिलचस्प, तो ये त्रिकोणीय बनने की वो है कि यूकेडी और अन्य शक्तियाँ यदि बॉबी पवार को सपोर्ट करती है, और कांग्रेस अगर ज्योत सिंह गुलसोला को विड्रॉ कर ले तो और भी अच्छा है। इंडिया गठबंधन, एक सेकंड और मैं बता रहा हूँ, सैनी जी ने कहा कि इंडिया का जो उन्होंने इंडिया गठबंधन किया है, तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करते भाई? अब आप दे दीजिए ना एक सीट, गुंसोला जी नहीं लड़ सकते हैं। अब बिल्कुल। और इस वक्त एक खबर ये भी आ रही है कि जिन बॉबी पवार की हम बात करते हैं, उन्होंने यूकेडी के लिए हाँ कह दिया है, वो यूकेडी से ही अब चुनावी मैदान में होंगे टिहरी लोकसभा से, जिस बात को हम कर रहे थे। और यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं। समय कम है सर, क्योंकि इस पर अभी बात ज्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन अब आपको क्या लगता है? आप कह रहे थे मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले बोल दिया था, तब तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई थी। मैंने कह दिया कि बहुत जल्द हम अपनी तोप वहां पर खड़ी करेंगे, और बॉबी पवार के साथ हमारे जो मुद्दे, जल जंगल जमीन हमारी है, वो हमारा उसका हक मिलना चाहिए। ईपीएफ के जो टिहरी डैम के जो लोग कॉर्पोरेट जगत के लोग थे, उनको जो ईपीएफ का जो पैसा, जो पेंशन जो मिलनी चाहिए थी 1995 के हिसाब से जो होना चाहिए था, उसको विस्तार से जनता के बीच समझाएंगे। उसको लेकर के हमारी जीत निश्चित है। और उसके बाद हमारे जो बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, ये जो पॉइंट है, जो राष्ट्रीय लेवल के पॉइंट है, वो है, उनको लेकर हम जाएंगे। और आपने हमें आश्वस्त कर दिया इसी समाचार के साथ कि बॉबी पवार यूकेडी के से लड़ रहे हैं, तो निसंदेह हमारी जीत, जो मैंने पहले आपको आश्वस्त किया था, इसी के साथ जो मैं बिल्कुल आपका संदेश क्लियर करता हूं। और 4 सीट अन्य भी जो हैं, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में समाचार मिल जाएगा। तो हमारी हर जगह से 5 सीट पर मुस्तैदी से जीत बिल्कुल निश्चित है। और इसके साथ ही मैं अपने जो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं, जो संजीव जी, वर्मा जी बार-बार जो ये कह रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, ईवीएम का भी हम मुद्दा रखेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईवीएम मर जाएगी। संजीव जी जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए। और मैं इसी पर पूछ रहा हूँ आपको कि बॉबी पवार को समर्थन दे दिया है यूकेडी ने, उन्होंने कहा कि निर्दलीय पवार बॉबी पवार रहेंगे, लेकिन टिहरी के कैंडिडेट को हमारा पूरी तरीके से समर्थन है। रवि जी देखिए, कोई आए कोई जाए, हमको कोई फर्क किसी से क्या आने और जाने से नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है, हम अब उस लक्ष्य को भी पार करेंगे। और जो हमने 5 लाख प्रत्येक लोकसभा में पेट्रोल और डीजल तो 400 पार ही जाएगा, एक जीत का टारगेट रखा है, उसको भी हम पार करेंगे। ठीक है। और जनता हमारे साथ है। आशीष जी कुछ कह रहे हैं आप? जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, मैं यही कह रहा हूं कि पेट्रोल और डीजल 400 पार जाने वाला है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। ठीक है संजीव जी, हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से टिहरी सीट पर आज हमने पूरी तरीके से देखा कि क्या यहाँ पर इतिहास रहा, किस तरीके से बूढ़ा केदार, केम्प्टी फॉल, देवप्रयाग ये प्रमुख स्थान है, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्टियों ने अपने अपने पक्ष यहाँ पर रखे हैं, लेकिन जनता तय करेगी 19 तारीख को, और 4 जून को परिणाम हम सबके सामने होंगे। बिग फाइट में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।